Hello friends. Friends, today we are going to discuss one of the scariest disease in the human history, and that's cancer. Friend, we don't have to fear from the cancer. We have to understand and fight with the cancer. We have to see our weaknesses through which cancer attacks, and we have to eliminate, we have to improve those health weaknesses, and we have to fight with cancer. So friends, let's start from the report given by WHO. तो फ्रेंड्स, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके मुताबिक इसने जो डेटा दी है उसके मुताबिक ये देखा गया है कि 2022 में 10 मिलियन जो डेथ हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कैंसर के थ्रू हुई हैं, और 20 मिलियन न्यू केसेस जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अपीयर हुए हैं कैंसर के। कैंसर एक बहुत ही बड़ा जो है वो लीडिंग काज ऑफ डेथ है आफ्टर हार्ट डिजीज़, और छः में से एक जो डेथ है वो कैंसर की है। ये स्टडी से पता चला है, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है, ये रिपोर्ट है गिवन बाय WHO। यू कैन आल्सो सी दिस रिपोर्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ WHO। और फैक्ट नंबर 2 जो देखा गया है वो ये है कि हर 5 में से एक जो ह्यूमन बींग है उसमें कैंसर हो सकता है ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पेन। और ये भी देखा गया है कि 9 में से एक जो मैन है और 12 में से एक जो फीमेल है या वुमेन है वो कैंसर से मर जाते हैं। देखें, ये 9 में से 2, 9 में से 3, 4, 5 भी हो सकते हैं नंबर, और 12 में से 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। अगर ये बात की जाए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जहाँ पर टू ट्रीट द कैंसर एंड टू डायग्नोज द कैंसर इज़ डिफ़िकल्ट। तो फैक्ट नंबर 3 है हमारे पास, वो ये है कि द मोस्ट कॉमन जो टाइप हैं जो कैंसर के वो है लंग कैंसर, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। ये कुछ मेजर टाइप है कैंसर के जो फ्रीक्वेंट हुए हैं ह्यूमन बींग्स में। और फैक्ट नंबर 4 को देखें, वो ये है कि नियरली 25% डेथ्स फ्राम कैंसर आर द रिजल्ट ऑफ पुअर लाइफ स्टाइल। देखें, पुअर लाइफ स्टाइल 25% जो कैंसर के केसेस हैं उनमें से 25% जो केसेस हैं वो पुअर लाइफ स्टाइल्स हैं। इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे आगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए प्लीज़। इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ कैंसर। देखिए, पॉल्यूशन इज़ ए इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। अब देखा गया है, स्टडी से पता चला है जो इन्वायरमेंटल और जो एयर पॉल्यूशन है वो लंग कैंसर में एक बड़ा ही रिस्क फैक्टर है, मतलब कि उससे लंग कैंसर होता है। और जो कुछ वायरसेस हैं, फैक्ट नंबर 5 की बात करें, जैसे HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपाटाइटिस, ये देखा गया है कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 30% जो कैंसर होता है वो इन्हीं वायरसेस से होता है। आगे हम इनको बहुत ही डिटेल से देखेंगे। नंबर 6 जो हमारे पास फैक्ट है वो ये है कि मैनी कैंसर कैन बी क्योर्ड इफ़ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड इफ़ेक्टिवली। अगर देखें, कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस। अगर उसकी जो है वो जो है अगर इनिशियल ग्रेड में है तो उसकी ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिवली हो सकती है, और इट कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड आल्सो। देखिए, अब बात करते हैं कि कैंसर है क्या, व्हाट इज़ कैंसर। तो देखें, कैंसर इज़ ए जेनेटिक डिजीज़। देखें, एक होती है इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज़ और दूसरी होती है जस्ट जेनेटिक डिजीज़। अब देखें, इनको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखें, ये जो कैंसर है ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। अब देखें, ह्यूमन बींग्स में 2 टाइप्स के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक सेल और दूसरे होते हैं जर्म सेल। मतलब कि एक ऐसे सेल जिनसे जाइगोट बनता है, और दूसरे वो सेल जो बॉडी के सेल हैं, लाइक सोमेटिक सेल, लाइक लिवर सेल, किडनी सेल, हेपाटिक सेल, और जितने भी बॉडी के सेल हैं, स्किन सेल, ये कहलाते हैं सोमेटिक सेल। तो देखें, ये जेनेटिक डिजीज़ है सोमेटिक सेल की, ठीक है। तो ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ नहीं है जो एक जो है वो
ऑफ स्प्रिंग से डिसेंडेंट्स में ट्रांसफ़र हो, मतलब कि वालदेन से उनकी जो डिसेंडेंट्स हैं, उसकी जो औलाद है, उनमें ट्रांसफ़र हो कैंसर। ये मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता, क्योंकि कैंसर अगर किसी को है तो उसकी सोमेटिक सेल जो है उनमें म्यूटेशन है। तो कैंसर इज़ अ जेनेटिक डिजीज़ बिकॉज इट कैन बी ट्रेस्ड टू अल्ट्रेशन विच स्पेसिफिक जीन्स विच विद स्पेसिफिक जीन्स विच रिजल्ट्स इन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अब देखें, इस टॉपिक को हम आगे बहुत ही डिटेल से देखेंगे। तो कैंसर जो है वो जेनेटिक डिजीज़ है। अब जेनेटिक डिजीज़ क्यों है? क्योंकि जो डीएनए है सेल का, वो सेल की जो प्रोलिफरेशन है, सेल की जो डिवीजन है, सेल का कितना नंबर बनेगा, उसको कंट्रोल करता है। तो अगर उसमें अल्ट्रेशन आ जाएगी, कुछ म्यूटेशंस आ जाएंगी, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी। तो इसी हिसाब से कैंसर जो है एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है। देखें, मैंने इसको हाईलाइट किया है कि इट इज़ नॉट एन इनहेरिटेड डिजीज़। देखें, कुछ इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफिलिया। तो ये ऐसे नहीं, मतलब कि ये वालदेन से उसकी औलाद में ट्रांसफ़र नहीं होता। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑलमोस्ट 99% कैंसर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते। तो ये देखें, एक डायग्राम है, इसको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए। एक हेल्दी सेल है, उसके बाद उसमें उसकी जो है वो डीएनए में म्यूटेशन आ रही है। म्यूटेशन के बाद सेल की साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, फिर कैंसर सेल्स बन रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इन एन इनहेरिटेड डिजीज़ द जेनेटिक डिफेक्ट इज़ प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ऑफ अ पेरेंट एंड इज़ ट्रांसफर टू द जाइगोट। तो कैंसर में ऐसा नहीं होता। इन कंट्रास्ट द जेनेटिक अल्ट्रेशन दैट लीड टू मोस्ट कैंसर्स अराइज इन द डीएनए ऑफ सोमेटिक सेल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इट्स एन अल्ट्रेशन इन द सोमेटिक सेल्स। तो अब देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। एक नॉर्मल सेल है हमारे पास और दूसरे तरफ हमारे पास कुछ कैंसरियस सेल हैं, तो उनमें जो है वो डिफरेंसेस कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस हैं। तो नंबर 1 देखें हम, तो ये देखें, जो नॉर्मल सेल हैं उनकी ग्रोथ पैटर्न देखें। इनको अगर कल्चर मीडिया में जब ग्रो कराया गया तो उनका जो ग्रोथ की जो पैटर्न थी वो मोनोलेयर थी, मतलब कि एक ही जो है वो लेयर बना रहे थे। और जब कैंसर सेल की ग्रोथ को देखा गया कल्चर मीडिया में, तो वो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बना रहे थे इन द फॉर्म ऑफ कलम्स और इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर। तो ये एक ग्रोथ में इनकी जो है वो कल्चर मीडिया में एक डिफरेंस है। और देखें, नॉर्मल सेल्स रेस्पॉन्ड टू इनहिबिटरी इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। अब देखें, सेल का एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है हमारे पास। अगर कल्चर मीडिया में बहुत सारे सेल हैं तो उनका एक प्रॉपर एनवायरनमेंट है। अगर एनवायरनमेंट में कुछ जो है वो इनहिबिटरी साइटोकाइंस वगैरह, यानी कि जो हार्मोन्स वगैरह सेल की तरफ आ रहे हैं, उनको सिग्नल दे रहे हैं कि स्टॉप सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, तो वो उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स आर जो होते हैं वो इग्नोर इनहिबिटरी ग्रोथ सिग्नल्स, तो उनको रिस्पॉन्स ही नहीं करते, दे कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ग्रो। और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि नॉर्मल सेल्स ग्रो इन कल्चर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ फैक्टर्स। देखिए, नॉर्मल जो सेल होते हैं बॉडी के, उनको कल्चर मीडियम में ग्रोथ करने के लिए ग्रोथ फैक्टर्स की नीड पड़ती है, जैसे इंसुलिन है, कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। और रिसर्च से पता चला है कि जो कैंसरियस सेल होते हैं उनको वो जो हैं वो ग्रोथ स्टिमुलेटरी ग्रोथ फैक्टर से जो है वो उसके बिना ही जो है वो ग्रोथ अपनी कंटिन्यू रखते हैं। मीन्स दे डू नॉट डिपेंड ऑन द ग्रोथ फैक्टर्स। और तीसरा जो डिफरेंस है, ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। जो नॉर्मल सेल हैं बॉडी के सोमेटिक सेल, उनके पास एक एंजाइम टीलोमरेज नहीं होता। अब देखें, इस चीज़ को समझने से पहले एक डायग्राम देखें। ये एक डायग्राम है, इसमें आप देखें कि एक सेल है हमारे पास। उस सेल में क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं उसके न्यूक्लियस में। अब क्या होता है, विद सब्सिक्वेंट सेल डिवीजन, उसका जो टीलोमर होता है, टीलोमर क्या होता है, सेल का जो क्रोमोसोम है उस पर ये जो आप देख रहे हैं ब्लू वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं टीलोमर। तो देखा गया है कि विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल डिवीजन, इसका जो ऊपर वाला जो टीलोमर है नॉर्मल सेल का, वो धीरे धीरे शार्ट हो रहा है।
और जो नॉर्मल सेल हैं उनके पास एंजाइम नहीं होता, जिसको बोलते हैं टीलोमरेज, जो इस नॉर्मल सेल डिवीजन जो हो रही है उसके बाद जो उसका जो टीलोमर शार्ट हो रहा है उसको मेंटेन रखे। तो एज अ रिज़ल्ट 50 to 80 डिवीजन्स के बाद ये जो नॉर्मल सेल होते हैं बॉडी के, ये अपना जो है वो डिवीजन की पोटेंशियल जो है वो लॉस कर देते हैं। पर जो कैंसर सेल्स हैं उनके पास टीलोमरेज एक्टिविटी, यानी उनके पास एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है टीलोमरेज, जो उनका टीलोमर जो है वो मेंटेन रखता है और उसका क्रोमोसोम जो है वो मेंटेन रहता है, उसका जो टीलोमर है विद सब्सिक्वेंट और कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो रिसर्च से पता चला है। और आगे देखें, व्हेन द क्रोमोसोम कंटेंट ऑफ नॉर्मल सेल बिकम्स डिस्टर्ब्ड। अब देखें, जब भी सेल का नॉर्मल सेल है उसका जो क्रोमोसोम जो है वो डिस्टर्ब होगा तो वो सेल जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन में जाएगा, जिसको बोलते हैं अपोप्टोसिस। ठीक है। अब कंट्रास्ट में देखा गया है कि जो कैंसरियस सेल हैं अगर उसका क्रोमोसोम भले डैमेज भी हो जाए पर फिर भी वो अपनी ग्रोथ को, अपने डिवीजन को कंटिन्यू रखते हैं, और एज अ रिज़ल्ट मोर नंबर ऑफ म्यूटेशन एक्यूमुलेट्स इन द DNA ऑफ सेल एंड द सेल बिकम potential to thrive and invade the normal blood vessels and goes into the state of metastasis। अब ये डिस्कस करेंगे हम। अब देखें, नॉर्मल सेल्स हैव नो टेंडेंसी टू स्प्रेड विद इन द बॉडी। अब नॉर्मल सेल अगर देखें, जो लिवर के सेल हैं तो वो लिवर में ही रहेंगे, किडनी के सेल हैं तो किडनी में रहेंगे। उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि एक बॉडी की साइड से जाकर दूसरी बॉडी की साइड में जाएं। तो अगर देखा जाए कैंसरियस जो सेल होते हैं उनके पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो उनको हेल्प करती हैं कि बॉडी में जो कैंसर है, कैंसर के सेल हैं वो मेटास्टेसिस हो जाएं, यानी कि जो है वो कैंसर की जो सेल हैं उनका जो स्प्रेडिंग इन द बॉडी एट डिस्टेंस साइड्स, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो नॉर्मल सेल बनाते हैं वो बनाते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से। पहले ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जिसके नतीजे में उसको बहुत सारी ATP मिलती है। पर जब देखा गया कि जो कैंसरियस सेल हैं वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में नहीं जाते, वो अपनी जो है वो ग्लाइकोलाइसिस को मेंटेन रखते हैं, भले कितनी भी ऑक्सीजन मौजूद हो। इन द प्रेजेंस ऑफ इवन प्लेंटीफुल ऑक्सीजन दे कंटिन्यू ग्लाइकोलाइसिस। देखें, अब एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था वारबर्ग। तो वारबर्ग एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट हिस्ट्री में पहली दफ़ा कैंसर के सेल की जो मेटाबॉलिज्म है उसको एनालिसिस किया। तो उसको एक उनमें जो है कैंसरियस सेल हैं उनकी मेटाबॉलिज्म में एक ख़ास पैटर्न नज़र आया। उस पैटर्न को बोला जाता है वारबर्ग इफ़ेक्ट। अब देखें, वारबर्ग इफ़ेक्ट क्या है उसको पढ़ते हैं। कैंसर सेल्स इग्नोर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड कीप मेंटेनिंग एनर्जी जनरेशन बाय ग्लाइकोलाइसिस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेंटीफुल ऑक्सीजन। दिस इज़ कॉल्ड वारबर्ग इफ़ेक्ट। अब देखा गया कि नॉर्मली जब ऑक्सीजन नहीं होती तो सेल जो है वो ग्लाइकोलाइसिस यानी कि फर्मेंटेशन को स्विच करता है। पर इस केसेस में देखा गया कि इवन दो प्लेंटीफुल ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी जो कैंसरियस सेल हैं वो ऑक्सीडेटिव जो फास्फोराइलेशन होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में, वो मैकेनिज़्म स्टार्ट नहीं कर रहे। दे आर कीपिंग देयर ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू एंड दे जनरेट एनर्जी ओनली बाय ग्लाइकोलाइसिस। तो इसको बोला जाता है वारबर्ग इफ़ेक्ट। अब देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म की डिस्कवरी है रिगार्डिंग कैंसर सेल। तो इसको जो है वो 1930 में इस डिस्कवरी पर जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला। ये एक जर्मन जो थे वो फिजियोलॉजिस्ट थे। अब देखें, जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो हमने बात की, इवन दो इन द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कैंसर सेल अपनी ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू रख रहे हैं, तो इससे कैंसरियस सेल को क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो जब आगे रिसर्च हुई कैंसर सेल पर तो पता चला कि इससे एरोबिक जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से कैंसरियस सेल जो है अपने कुछ जो है वो प्रिकर्सर्स बना रहा है, जैसे कि लिपिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, जो सेल जो है उसको डिवाइड होने में हेल्प करते हैं। देखिए, अगर सेल के पास
सिग्निफिकेंट न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, सिग्निफिकेंट अमीनो एसिड्स होगी, लिपिड्स होगी, तो सेल अपनी जो है वो ग्रोथ और डिवीजन को रैपिडली कर पाएगा। तो ये एक एडवांटेज था एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का। और देखें जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है उनमें एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड या लैक्टेट। तो जब ये लैक्टेट जो है वो बनता है तो कैंसरियस जो सेल हैं उसके सराउंडिंग जो है वो जो इन्वायरमेंट बनता है वो बनता है एसिडिक इन्वायरमेंट। अब ये जो एसिडिक इन्वायरमेंट है ये इसमें जो है वो कैंसरियस सेल जो हैं वो एक बेनिफिट उठा रहे थे, वो ये कि जब भी इम्यून सिस्टम के सेल जो हैं वहाँ पर आ रहे थे, डिटेक्ट कर रहे थे कि दीज आर द एबनॉर्मल सेल, दे शुड बी डिस्ट्रॉयड, तो वहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर लैक्टेट था या लैक्टिक एसिड था, वो जो है वो नॉर्मली इम्यून सेल जो है वो काम नहीं कर रहे थे। मीन्स ये कि ऐसा इन्वायरमेंट सराउंडिंग में जनरेट कर रहे थे जिसकी वजह से वो इम्यून सिस्टम के अटैक से बच रहे हैं कैंसरियस सेल। तो ये भी एक एडवांटेज था ग्लाइकोलाइसिस से उनको मिल रहा था। और आगे देखा गया कि द अनयूजुअल मेटाबॉलिक चेंजेस सीन इन द कैंसरियस सेल में हेल्प एक्टिवेट ऑन्कोजीन्स दैट अलो द कैंसर सेल्स टू अवॉइड डेथ। अब जो ये एक एबनॉर्मल एक्टिविटी थी मेटाबॉलिज्म की, इससे कैंसरियस सेल जो है अपने कुछ ऑन्कोजीन्स को जो है वो एक्टिव कर रहे थे। अब देखें जो ऑन्कोजीन है, प्रोटो ऑन्कोजीन है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आती है बारी माइक्रो इन्वायरमेंट विद इन द ट्यूमर। अब जब देखा गया कि जो एक ट्यूमर है उसके अराउंडिंग में जो है वो किस किस्म का इन्वायरमेंट है, तो पता चला कि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोक्सिक था, यानी कि लो इन ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज थी वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुई थी। और हाइपोक्सिक और एसिडिक इन्वायरमेंट, जो ट्यूमर्स से जो बॉडी में अगर कहीं था तो उसके जो है सराउंडिंग इस किस्म का इन्वायरमेंट था। तो इस किस्म के इन्वायरमेंट में देखें जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम हो, हाइपोक्सिक कंडीशन हो या एसिडिक कंडीशन हो, तो वहाँ पर जो नॉर्मल जो बॉडी के सेल हैं वो काम नहीं कर सकते, चाहे वो इम्यून सेल हों चाहे कोई भी सेल हो। तो इससे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैंसरियस सेल को एक किस्म का एडवांटेज मिल रहा था। अब देखें जब हाइपोक्सिक और एसिडिक कंडीशन थी तो उससे आगे क्या हो रहा था, कुछ जो है वो प्रोटीन्स जो हैं वो बन रही थी, जैसे कि HIF-1 अल्फ़ा प्रोटीन जो कैंसर सेल को हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, अब देखें ये जो है डिक्रीज़ द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू द प्रोडक्ट्स सीन इन नॉर्मल सेल। अब ये जो प्रोटीन थी ये एक किस्म की ग्लाइकोलाइसिस जो है उसको इंक्रीज़ कर रही थी और ऐसी जो है वो प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प कर रही थी जो कैंसर सेल जो है उसको नॉर्मली चाहिए अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, जो नॉर्मल सेल में नहीं होती। और कुछ और प्रोटीन से जो बन रही थी, जैसे कि TWIST प्रोटीन ये नेम है, जो सेल को हेल्प कर रही थी मेटासिस में। तो आगे हम इन चीज़ों को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो फाइनली कंक्लूजन जो बना वो ये बना कि जो कैंसर्स के जो सेल हैं वो थ्राइव, मतलब कि उनका जो डिवीजन पावर है, ग्रोथ रेट है, बहुत इंक्रीज़ हो जाता है विद हाइपोक्सिक, लो ऑक्सीजन एंड एसिडिक कंडीशन में। मीन्स कैंसर लव्स एसिडिक एंड लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट। तो अब हम बात करेंगे काज ऑफ कैंसर के, कि कैंसर का जो है वो काज कौन है, कौन सी चीज़ है जो कैंसर करवाती है। तो देखें कैंसर जो होता है वो होता है कार्सिनोजेंस से। देखें ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कार्सिनोजेंस। तो देखें ये कार्सिनोजेंस क्या होते हैं। कार्सिनोजेंस आर सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। ये एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो कैंसर की जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ करते हैं होने में।
देखिए रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने 100 कार्सिनोजेंस, मोर देन 100 कार्सिनोजेंस जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब देखिए कार्सिनोजेंसिस के टाइप होते हैं, कुछ होते हैं फिजिकल कार्सिनोजेंस जैसे कि यूवी रेज जो स्किन कैंसर मेनली करती है, और एक्सरेज भी है वो जो है, और दूसरे होते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस वगैरह, ये भी कैंसर करा सकते हैं। और दूसरे होते हैं मोर इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं केमिकल कार्सिनोजेंस जैसे कि टोबैको। एज वी नो दैट टोबैको जो है, टोबैको स्मोक जो है वो मेजर काज है लंग कैंसर का, थ्रोट कैंसर का। और अल्कोहल बेवरेजेस, ये क्या है, ये हैं कुछ केमिकल कार्सिनोजेंस। अब देखें दूसरी बात यदि है बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस की। अब देखें बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस जो है जैसे कि वायरसेस, पर्टिकुलरली एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो सर्विकल कैंसर कराता है वुमेंस में, और हेपाटाइटिस वायरस जो लिवर कैंसर कराते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो पूरी की पूरी जो डिटेल है उसको सिग्निफाई करती है। अब देखा गया है कि जो स्मोकिंग है वो 32% काज करती है कैंसर, चाहे वो थ्रोट कैंसर हो या लंग कैंसर हो, स्मोकिंग 32% काज करती है। और दूसरा जो मेजर पोर्शन होता है कैंसर का वो होता है डाइट से। अगर हमारी डाइट जो है उसमें कुछ कार्सिनोजेंस हैं तो 30% डाइट जो है वो रोल प्ले करती है कैंसर करने में, जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, या स्टमक कैंसर, या इंटेस्टिनल कैंसर वगैरह। और 15% जो कैंसर देखा गया है वो होता है इन्फेक्शन से, जैसा हमने ऊपर बात की एचपीवी और हेपाटाइटिस वायरस और कुछ और भी वायरस वगैरह, कुछ बैक्टीरिया वगैरह होती हैं जैसे हेलिकोबाइलरी बैक्टीरिया। और दूसरे जो कैंसर के काजेटिव एजेंट्स हैं वो होते हैं पॉल्यूशन, रेडिएशन, अल्कोहल 3%, जेनेटिक, और आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब कि कहाँ पर काम करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर इससे हम देखें तो हमको पता चलता है कि वी कैन कंट्रोल अल्कोहल, वी कैन कंट्रोल समहाउ रेडिएशन एक्सपोयर, and we can also control our occupation, we can control smoking, we can control diet, we can control infection। तो देखा गया है कि 80% हम कैंसर से प्रिवेंशन कर सकते हैं अपनी, अगर अपनी डाइट को अच्छा करें, अगर स्मोकिंग से दूर रहें, अगर जो है वो इन्फेक्टियस जो डिजीज़ हैं उनसे दूर रहें, उनसे प्रिकॉशंस लें। तो देखें बात जो है वो अंडरस्टैंडिंग की है। अब देखें एक बैक्टीरिया की टाइप होती है जिसको बोला जाता है एच पाइलरी बैक्टीरिया, यानी कि हेलिकोबाइलरी बैक्टीरिया। अब ये जो है ये गैस्ट्रिक अल्सर कराता है। अगर वो गैस्ट्रिक अल्सर जो है यानी कि स्टमक और फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टिन के, अगर उनको जो है वो मेडिकेशन के थ्रू हील नहीं किया जाता तो आगे चल के क्रोनिक केसेस में वो कैंसर की जो है वो फॉर्म ले सकते हैं। अब देखें डाइट आल्सो प्लेज मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, जैसे कि हमने पहले भी बात की। अब रिसर्च में देखा गया है कि डाइट रिच इन कैलोरीज एंड एनिमल फैट कैन इंक्रीज चांस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। और जो फाइबर के इंटेक है वो देखा गया है कि कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस को डिक्रीज़ करती है कुछ। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम ध्यान से देखेंगे, डाइट और कैंसर के बीच में रिलेशनशिप को। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी गई है वो ये है कि कैंसर रेट्स आर हायर अमोंग ओबेस इंडिविजुअल्स देन द नॉन ओबेस। जिनका बॉडी वेट BMI जो है वो नॉर्मल रेंज से ऊपर है तो उनमें कैंसर की टाइप्स जो हैं और कैंसर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिले हैं। और जो इंसुलिन का अमाउंट ब्लड में और जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कैंसर को प्रमोट करते हैं। इन चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे आगे। अब हम बात करेंगे जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम देखेंगे जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।